हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 12 इंग्लिश कोर का जो लेसन है गोइंग प्लेसेस को स्टडी करेंगे। इसके राइटर हैं ए आर बार्टन और जो स्टोरी है गोइंग प्लेसेस मतलब जो इसकी जो मेन करेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो डे ड्रीमिंग करती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग और एंड हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप मतलब ये हो गया कि भाई जिसके आप फ़ैन हैं, जिसे आप अपना आइडल मानते हैं, तो आप उसके प्रशंसक हैं। You have a lot of imagination around your dreams of the future and your hero of any field। और इसलिए इसका नाम भी पड़ा है गोइंग प्लेसेस, क्योंकि जो इसकी मेन कैरेक्टर है सोफ़ी है और वो स्कूल लाइफ की बात की गई है। तो कितने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप भी स्कूल लाइफ में हैं तो घर में काफ़ी कुछ कंट्रोल के बीच में आप रहते हैं, और ख़ासकर वो तो गर्ल है सोफ़ी। और ये पहले की कहानी है, लगभग 1982 के आसपास ये पब्लिश हुई थी। तो आउटसाइड वर्ल्ड हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैंटेसाइजिंग हमें लगता है। तो हम अपनी डे ड्रीमिंग के ज़रिए जो चीज़ें हासिल नहीं कर पाते हैं, जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, जिनसे नहीं मिल पाते हैं, तो हम इमेजिन करते हैं और डे ड्रीमिंग करते हैं, सपने देखते हैं। और सबके जीवन का हिस्सा होता है। कोई भी चीज़, कोई एग्ज़ाम ही देने जा रहे हो तो आप सोचने लगते हो कि बोर्ड में मैंने अच्छा कर दिया है, इतने अंक मिल गए हैं, अब मैं ये पोजीशन मेरी बन गई है। तो हम किसी भी चीज़ को लेके एक फ्यूचर की ड्रीमिंग तो कर ही लेते हैं। लेकिन ये एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है, और हम रियल में पढ़ रहे होते हैं लेकिन फ्यूचर को लेके हम सिर्फ ड्रीम कर रहे होते हैं, और उसमें हम चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी स्टोरी की हिंदी आपको बताता चला जाऊँगा बहुत रफ्तार से, जिससे कि वीडियो छोटा रहे, और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं और जो भी इसका आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, PYQs वगैरह चाहिए, लॉट ऑफ मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं। तो इनक्यूरिटी का मतलब होता है कि भाई जो बेमेल हो, कोई इसमें मेल बैठता ही ना हो, है ना। प्रोडिजी का मतलब हो गया कि एक्सट्रीमली, मतलब ग्रेट टैलेंट आप कर सकते हो, ग्रेट नेचुरल टैलेंट, वो हम देखेंगे जब इसमें बढ़ेंगे आगे लेसन में। और चफ्ट का मतलब होता है कि वेरी प्लीज्ड, बड़ा मतलब मज़ा आ गया जैसे आप कहते हो, है ना। तो ये हो गया। और सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, अलोन। अब एल्म आप पेड़ जानते हैं। आर्केड का मतलब ये हो गया कि भाई जो दुकानें होती हैं, तो दुकानें बनी होती हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पे जो कवरिंग होती है ना, उसके अंदर हम आते जाते रहते हैं, तो वो आर्केड का आपका इलाका हो गया। एम्बर ग्लो का मतलब हो गया नारंगी या पीले रंग की जो लौ होती है। वाफ जो है वो जहाज या नाव जहाँ पे आके जिस घाट पर रुकते हैं, चाहे वो समुद्र किनारे हो चाहे वो नदी किनारे हो। और पैंक्स मतलब हो गया सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, तो शक से रिलेटेड फीलिंग्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं सीधा सीधा हिंदी बताता चला जाऊँगा, और आप स्टोरी को ध्यान से सुनिए। When I leave, सोफ़ी सेट कमिंग होम फ्रॉम स्कूल। तो स्कूल से लौटते वक्त सोफ़ी अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती, कहती है कि जब मैं छोड़ूंगी, मतलब या तो हो सकता है कि जब उसकी स्कूल पूरा हो जाएगा, स्कूल लाइफ, या घर छोड़ने की बात हो सकती है, कुछ भी हो, तो मैं एक अपना बुटीक ओपन करूंगी। आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। जेंसी, तो यहाँ पे आपको दो करेक्टर मिल रहे हैं, एक है सोफ़ी का और दूसरा है जेंसी का। अब इनका जो भी करेक्टर स्केच है सोफ़ी का, जेंसी का, है ना, कि किस प्रकार से वो एक ड्रीमी थिंकिंग लेके चलती है, जेंसी जो है प्रैक्टिकल और सॉम्बर थिंकिंग लेके चलती है। तो वो जो भी करेक्टर स्केच है आपको वेबसाइट पे मिलेगा। यहाँ सिर्फ स्टोरी पे फोकस करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट, तो वो स्ट्रीट पे चल रहे हैं और आपस में उन्होंने आर्म्स लिंक किए हुए हैं, मतलब आप कह सकते हो कि एक दूसरे की बाहें पकड़ी हुई हैं। एंड उसे थोड़ा शक होता है, लुक डाउटफुल। टेक्स मनी, अरे पैसा लगता है सोफ, समथिंग लाइक दैट, इन सब चीज़ों में जो तुम बात कर रही हो, बुटीक खोलने की बात कर रही हो। आई फाइंड इट, मैं मैनेज कर लूँगी। सोफ़ी से डिस्टेयरिंग, घूरती हुई, दूर स्ट्रीट में उसकी आंखें, है ना। अब उसको की सोच ही रही है, ड्रीम कर रही है, इसलिए इस तरह यहाँ पे बताया गया है। टेक यू लॉन्ग टाइम टू सेव दैट, अरे बुटीक जैसे खोलने के लिए जितना पैसा चाहिए ना, काफ़ी वक्त लगता है उसमें। वेल आई विल बी ए मैनेजर देन, तो मैं मैनेजर बन जाऊंगी। यस, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। टू बिगिन विथ का मतलब ये होता है कि मैं बुटीक खोलूंगी, मेरा एक सपना है, लेकिन उसकी बुटीक खोलने से पहले एक शुरुआत करने के लिए मैं एक मैनेजर बन सकती हूँ किसी दूसरे के, मतलब बुटीक में जाके कहीं दूसरी जगह काम करके, अटिल आई हैव गॉट इनफ, जब तक कि मेरे पास पर्याप्त पैसे ना आ जाएं। बट एनीवे, खैर, आई नो जस्ट, मुझे मालूम है जस्ट हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू वर्क। अब मैं जानती हूँ कि आगे चल के कैसे क्या करना है और कैसे क्या चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी। सी नोज अबाउट देम। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ, अरे तुम्हें सीधे मैनेजर नहीं बनाएंगे लोग सोफ। आई विल बी लाइक मैरी क्वांट। अब देखिए यहाँ पे मैरी क्वांट जो है एक रेफरेंस है। यहाँ पे मैरी क्वांट जो है ब्रिटिश फैशन डिज़ाइनर रही हैं, आइकॉनिक डिज़ाइनर रही हैं, और 2023 में उनकी डेथ हुई थी, सोफ़ी ने। तो देखिए किस प्रकार से वो वहाँ पे जेंसी जब उस पर कुछ क्वेश्चन करती है तो अपना स्टैंड बदलती है,
क्योंकि उसे तो सोचना ही है, ड्रीम में ही बातें करना चाहती है। सोफी सेड आई विल बी ए नेचुरल, मैं मतलब मेरे अंदर नेचुरल टैलेंट है और एक फैशन डिज़ाइनर बनने का, तो दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट। और देखना शुरू से ही, मतलब जब मैं इस काम को संभालूंगी और फैशन डिज़ाइनिंग का काम करूंगी, क्योंकि बुटीक में भी हम फैशनेबल चीज़ें ही बेचते हैं, तो लोग देखेंगे, दे विल मतलब लोग देखेंगे कि मैं कितना बढ़िया काम करूंगी और शुरुआत से ही मैं नाम करूंगी। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप, और जो मेरी शॉप होगी, जो बुटीक होगी, सबसे अमेजिंग होगी। पूरे सिटी में इस तरह से शॉप नहीं होगी। तो ये इसका ड्रीम है और हम भी ऐसे ही सोचते रहते हैं, अपने आप को बेस्ट बनाते हैं अपने ड्रीम में कि हमें सबसे बेस्ट देना है। तो जेंसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड, तो जेंसी को मालूम है कि वो ये सोचती है, उसकी जो थिंकिंग है प्रैक्टिकल है, कि दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। देखिए, ईयर मार्क्ड मतलब ये होता है कि आप किसी पर्पज से अलग, किसी चीज़ का अलग से हिसाब उसका रखते हो, अलग इंतजाम करते हो उसका, है ना, अलग रख देते हो उसको। तो जेंसी कहती है कि हम बने इसलिए हैं। ईयर मार्क्ड मतलब होता है कि वी हैव बीन मेड फॉर, तो फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, अरे हम लोग किस्मत में बिस्किट फैक्ट्री में काम करना लिखा है। मतलब इससे पता चलता है कि वो एक वर्किंग फैमिली को बिलोंग करती थी, फैक्ट्री में उनके घर वाले काम करते रहे होंगे। तो कहती है हमारी किस्मत में बिस्किट फैक्ट्री में काम करना लिखा है। बिकेम मेलंकली, गहरी उदासी छा जाती है जेंसी के मन में। यानी उसके भी अपने ड्रीम है, लेकिन वो रियलिटी जान रही है कि वास्तव में होना क्या है। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं दोनों के दोनों। सी विश्ड, वो कहती है कि काश सोफ़ी वुड नॉट से दिस थिंग, काश सोफ़ी इस तरह की बातें ना करती, है ना। वो जान रही है कि सोफ़ी का कैरेक्टर कैसा है, वो डे ड्रीमिंग करती है, काश वो रियलिटी को समझ पाती। व्हेन दे रीच सोफ़ीज स्ट्रीट, जेंसी सेड, तो सोफ़ी का जहाँ घर था वहाँ जब वहाँ पहुँचते हैं तो जेंसी कहती है इट इज़ ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, अब तो सिर्फ कुछ महीनों की ही बात है। यानी इसका मतलब ये है कि वो स्कूल छोड़ने की बात करी थी जो हमने शुरू में कहा था। सोफ़ यू रियली शुड बी, सोफ़ तुम्हें समझदार होना पड़ेगा। दे डोंट पे वेल फॉर सॉफ्ट वर्क, जानती हो जब हम दुकान में काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छे पैसे नहीं मिलते। यू नो दैट, तुम जानती हो। योर डैड वुड नेवर अलाउड, तुम्हारे डैड भी कभी इस तरह की इजाज़त नहीं देंगे, परमिशन देंगे ही नहीं कि तुम जाके काम करो। मीन्स यहाँ जेंसी सोफ़ी को जो रियल सिचुएशन है उनका एहसास कराने की कोशिश कर रही है ना, और उसे पता है कि सोफ़ी काफ़ी कुछ चीज़ें इमेजिन करती है, ड्रीम देखती है, जबकि जीवन की सच्चाइयाँ कुछ अलग हैं और उस पर फोकस करना ज़रूरी है। और एन एक्ट्रेस, तो अब देखिए यहाँ पे फिर उसने स्टैंड बदला, तो और या फिर कोई एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ देयर इज़ अ रियल मनी इन दैट, आजकल तो काफ़ी पैसा है अगर एक्ट्रेस बन जाएं और फिल्म में चले जाएं। यस एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और हाँ साथ में मैं बुटीक भी चला सकती हूँ, मतलब मैं एक एक्ट्रेस भी बन जाऊँ। अब देखिए, मतलब एक एक्ट्रेस भी बन जाना चाहती है और जो सपनों का बुटीक उसका है ना, सोच रही साइड में मैं वो भी चला लूँगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, अरे तुम तो जानती हो ना एक्ट्रेसेस फुल टाइम कहाँ वर्क करती हैं। उनके पास काफ़ी समय होता है। और वो क्वेश्चन भी कर रही है कि क्या करती हैं, क्या नहीं करती है ना, तो ये आपका क्वेश्चन टैग है, ये ग्रामर की बात है। एनी वे खैर, दैट फॉर अ फैशन डिज़ाइनर, यहाँ दैट का मतलब ये है कि या तो मतलब यहाँ पे मतलब मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँगी या एक फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी। यू नो, तुम तो जानती हो ना, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। यहाँ सोफिस्टिकेटेड का मतलब समझ लीजिए कि वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, जिसे सारे तौर तरीके आते हों, जिस फील्ड की भी बात हम कर रहे हों। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि क्लास ही हम कह सकते हैं कि जो मैं फैशन डिज़ाइनर भी बनूंगी या एक्ट्रेस भी बनूंगी तो मैं एक सोफिस्टिकेटेड होंगी, क्लास होगा मुझ में, ग्रेस होगा मुझ में। तो कहती है कि मैं कुछ भी हो लाइफ में, मैं इस टाइप की ही बनूंगी या इसी टाइप का वर्क करूंगी। तो सोफी के सपनों की बात यहाँ हो रही है कि वो कुछ भी हो, वो बहुत ही हाई क्लास अपने को रखना चाहती है। तो उसकी कल्पनाशीलता और महत्वाकांक्षा को भी दिखाते हैं यहाँ पे, थोड़ी एम्बिशियस भी वो। लेकिन ये असल ज़िंदगी के हालात से मेल नहीं खाता है, इन कॉन्ग्रुइटी है यहाँ पे। और शायद सोफ़ी भी ये चीज़ जानती होगी, बट एनी हाउ वो इसी तरह से प्रोसीड करती है, इसी तरह से लाइफ को देखती है। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, तो बाहर पानी बरस रहा था और वो सोचती सोचती ये भी भूल जाती कि जेंसी उसके साथ है बगल में। वो स्ट्रीट डोर में, मतलब जहाँ उसका घर बना होता है, वो वहाँ पे ओपन करके चली जाती है अंदर। यानी कि यहाँ भी अगर हम सोचें तो हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से सोफ़ी जो है अपनी धुन में है और जेंसी की बातों का कोई प्रभाव उस पर पड़ नहीं रहा है। ये दोनों की अलग अलग मेंटेलिटी को भी शो करता है। इफ़ आई एवर कम इन टू मनी, यानी कभी मेरे पास पैसा आ जाए, सडन या अचानक जैसे भी हो, काफ़ी पैसा आ जाएगा, आई विल बाई ए बुटीक, मैं बुटीक खरीदूंगी। बार बार बुटीक पे आके वो टिकती है। इफ़ यू हैव एवर कम इन टू मनी, अगर कभी तुम्हारे पास पैसा आ जाए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पॉज है। इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, कभी तुम्हारे पास पैसा आ जाए, विल बाई अस ब्लेस्ड, तो यहाँ पे जो बातचीत कर रही है तो उसको लगता है कि उसके घर वाले सुन रहे हैं। अस अ ब्लेस्ड डिसेंट, बढ़िया। अब ब्लेस्ड का मतलब होता है कि हैप्पी, हाउस टू लिव इन, तुम हमारे लिए घर खरीदोगी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये कमेंट है, कटाक्ष है, यहाँ पे व्यंग है कि ये ऐसी सोचती रहती है। घर वाले जानते हैं ना कि इस तरह सोचती रहती है, तो देखो कभी। और लेकिन देखिए यहाँ पे भी एक थोड़ा सा फन है कि वो डे ड्रीमिंग कर रही है, और व्यंग में भी लोग उससे ये कह रहे हैं, उसके घर वाले ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास कभी पैसा भी आ जाएगा तो बुटीक वुटीक नहीं खरीदना है, हमारे लिए घर खरीदोगी, समझी कि नहीं। तो दे डोंट बिलोंग टू रिच फैमिली, है ना, वर्किंग क्लास है। सोफीज फादर वो स्कूपिंग सेफर्ट्स पाई। अच्छा, इसके पिताजी कहते हैं स्कूपिंग का मतलब ये हो गया कि भाई चम्मच से या कल्चर से किसी चीज़ को ना उठाते हुए सेफर्ट्स पाई खा रहे थे, अपने मुंह में डाल रहे थे, एज हार्ड एज ही कुड, ठूस के मतलब मुंह में डाल रहे थे, जितना ठूस के डाल सकते हैं। हिज प्लम्प फेस, प्लम्प का मतलब होता है कि गोल मटोल, है ना, थोड़ा सा मोटा चेहरा। स्टिल ग्राइमी, ग्राइमी का मतलब हो गया कवर्ड विद डर्ट, मतलब गंदा मैला। एंड स्वेट, पसीने से भरा हुआ। मार्क्ड फ्रॉम द डे, मार्क्ड फ्रॉम द डे का मतलब ये है कि पूरे दिन की मेहनत से वो काम करके लौटा है घर में, तो पसीने से तरबदर है और मैला कुचैला दिख रहा है। तो इधर फादर जो है वो रिलेटिव की बात कर रहे हैं कि हमें तो घर की ज़रूरत है, और वो सपनों में ही खोई है। सी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, इससे ऐसा लगता है जैसे पैसे पेड़ पर उगते हैं, तो वो उसको मतलब ये चीज़ें रियलिटी की बातें हैं, और वो अपने में ही खोई हुई है। डोंट सी डैड, ऐसी सोचती है ना डैड। तो ये जो है लिटिल डेरेक जो उसका भाई होता है, तो यहाँ पर जो है जो सोफ़ी का फादर है, इसका भी करेक्टर स्केच आपको पता होना चाहिए, सब आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। और इधर डेरेक जो है उसका भाई है, छोटा भाई है, वो भी यहाँ पे एक नया करेक्टर यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो कहता है कि सोचती है कि पैसा पेड़ पे उगता है ना डैड। डोंट सी मतलब है ना डैड। डायरेक्ट कहता है हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर। तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से फादर उसके चेयर पे बैठे हुए हैं, और उनके पीछे से आके थोड़ा सा हैंग करता हुआ बोलता है द मदर साइड, लेकिन माँ जो होती है, माँ भी वहाँ पे है। यानी देखा जाए तो एक छोटा सा घर है और वहाँ पे सब आसपास ही रहते हैं, तो माँ के मतलब माँ एक आह भर के रह जाती है। अब इस आह में भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ स्टोरी में डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, कोई भी यहाँ वहाँ का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं देना चाहता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे डेरेक भी बहुत ही प्रैक्टिकल है, और वो भी जान रहा है कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है। सोफी वॉच्ड हर बैग स्टूप्ड ओवर द सिंक। तो यहाँ पर जो बैग हर है ये उसकी माँ है। माँ की जो पीठ होती है, स्टूप्ड का मतलब झुकी हुई, ओवर द सिंक का मतलब होता है कि सिंक आप जान ही रहे हैं, जहाँ पे वो बर्तन वर्तन धोती होंगी या जो कुछ भी हो। एंड वंडर्ड, और सोच रही थी, एट द इनकॉन्ग्रिटी, ये वही वर्ड है जो हमने शुरू में देखा था, इनकॉन्ग्रिटी। और डेलिकेट का मतलब होता है कि मुलायम, टेंडर, कोमल। तो उसने देखा कि उसकी माँ जो है सिंक के ऊपर झुककर अपना वर्क कर रही है, तो सोचती है कि कितना बेमेल है। मतलब यहाँ पे जो इंक्लूडिंग का मतलब ये हो जाएगा कि कोई मेल बैठता ही नहीं है। तो यहाँ पे किस बेमेल होने की बात की जा रही है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोई असंगत, कोई संगत बैठती ही नहीं है। मतलब कहाँ, उसको हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ कोमल, मुलायम, टेंडर। बो का मतलब हो गया कि जो गांठ उसकी बंधी हुई है, विच फासेंड हर एप्रन स्ट्रिंग्स। तो उसने जो एप्रन पहना हुआ है, एप्रन की जो डोरी है, डोरी से जो बो बनी हुई है ना, गांठ बांधी हुई है। आगे काम वाम करते वक्त किचन में एप्रन पहन लिया जाता है। तो बो कितनी मुलायम है, डोरी कितनी मुलायम है, और कहाँ उसकी झुकी हुई पीठ। तो यहाँ पे जो इनकॉन्ग्रिटी है वो इन दोनों के बीच में है कि थकी मांदी, है ना, एज हो चुकी है, दिन भर का काम करती रहती है। माँ की रफ, टायर्ड, वीक बैक एक तरफ है, और दूसरी तरफ खूबसूरत, कोमल सी, मुलायम सी बो, गांठ जो एप्रन की है। तो सोफ़ी ने अपनी माँ की झुकी हुई पीठ को, मतलब सिंक के ऊपर वो देखती है, काम करते हुए देखती है, और उसके एप्रन के फीते को बांधने वाली जो नाजुक गांठ की असंगत या विरोधाभास या बेमेल पर हैरानी जताती है। नाजुक गांठ और कहाँ वो झुकी हुई पीठ, है ना। तो यहाँ पे एक आप कह सकते हो, हालांकि मैं ये सब नहीं करना चाहता, यहाँ पे मैं खाली स्टोरी में लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ, बट एनी हाउ यहाँ पर द मदर इज़ अ वूमन, और मदर इज़ द ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि माँ में ईश्वर नज़र आता है। ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, तो उसने माँ को बनाया। तो अ लव, टेंडरनेस इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम मदर। दूसरी तरफ उसे देखा जाए तो इतनी मतलब मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये यहाँ पे इनकॉन्ग्रिटी है। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूड बैक, है ना, वही चीज़ है कि एक तरफ कोमल कोमल सी वो बो, और दूसरी तरफ झुकी हुई, मुड़ी हुई, तुड़ी हुई वो कमर, जो काम की वजह से ऐसा हो गया है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टॉप एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये सीन जो है वो परिवार के कठिन सिचुएशंस के बारे में बताता है कि सोफी भी इस चीज़ को समझ रही है। उसके मन में
एक इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है, अपनी माँ की स्थिति को देखती है तो फील करती है, और उसका भी आंसर वो सपनों में ही देखने की कोशिश करती होगी। यानी उसे रियलिटी समझ में आ रही है, उसके बावजूद भी सी हैज़ अ ड्रीम। मतलब उसे एक ड्रीम और रियलिटी के बीच में कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल, मतलब उसे अपने सपनों और वास्तविकता के बीच में एक अंतर महसूस हो रहा है यहाँ पे, कि रियलिटी तो यही है। लेकिन उससे बाहर आने के लिए हम रियल आउटकम की बजाय हम ड्रीम में ही, डे ड्रीमिंग में ही कहीं ना कहीं अपनी कंफर्टेबल पोजीशन को गेन करने की कोशिश करते हैं। तो वो यहाँ पे सोफ़ी उसके लिए है, जो आप लोगों में भी काफ़ी लोग इस तरह से डे ड्रीमिंग के जरिए, डे ड्रीमिंग इज़ अ काइंड ऑफ स्केप, मतलब ये ख़राब नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपनी हार्श रियलिटी से बचने के लिए भी हम डे ड्रीमिंग का सहारा लेते हैं, कि ऐसा हो गया, हम वहाँ पहुँच गए, हम ये हो गया एक्सेट्रा। इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड, मतलब शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। विंडोज़ के बाहर अंधेरा नज़र आ रहा था, और जो छोटा सा कमरा यहाँ बताया गया है स्टीमी, मतलब वहाँ पे देखा जाए तो धुआं या भाप जैसा उठ रहा है। स्टोव जल रहा है, क्योंकि ये मैंने बताया 1982 में पब्लिश हुई थी। एंड क्लटर्ड मतलब होता है भरा हुआ है, तमाम सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। विद द हैवी ब्रीदिंग मैन, और एक गहरी गहरी सांस लेता हुआ व्यक्ति भी बैठा हुआ है, जो उसका फादर है। इन इज़ वेस्ट, मतलब उसने वेस्ट पहनी हुई है। और एट द टेबल पे बैठा हुआ, द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, कोने में एक डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप है, मतलब कपड़े जिन्हें धोना है उनका ढेर रखा हुआ है। तो सोचिए कि मतलब कितना क्लटर्ड रूम है, एक या दो कमरे का मकान होगा, उसी में सब रहते हैं, सामान भरा पड़ा है, तो क्लटर्ड है। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो सोफ़ी को इसमें दम घुटता होगा उसका। सोफ़ी फेल्ट अ टाइटनिंग इन अ थ्रोट, तो उसे अपने गले में एक कसाव सा महसूस हुआ, मतलब ये सब देखने के बाद। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जेफ, वो अपने ब्रदर जेफ से मिलने के लिए चली गई। अब यहाँ पे एक और करेक्टर आया जेफ, तो इसको भी आप वेबसाइट पर जाके पढ़ लीजिएगा कि उसके भाई के बारे में हम क्या लिख सकते हैं। क्या वो भी ड्रीमी है, ये वो प्रैक्टिकल है, और जेफ और सोफ़ी के बीच में क्या रिलेशन एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग का बनता है। तो शाम ने खिड़कियों को पहले ही काले रंग में रंग दिया है। छोटा कमरा चूल्हे से उठती भाप से भरा हुआ था, और वहाँ मेज़ पर केवल बनियान पहने गहरी सांस लेता आदमी बैठा था, यानी उसका फादर। कोने में गंदे कपड़े का ढेर पड़ा था ना। तो ये जो सीन है, ये घर की साधारण और बहुत ही स्ट्रगलिंग और संघर्षपूर्ण ज़िंदगी की गहराई को दर्शाता है। आगे चलते हैं। सोफ ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपने भाई के पास जाती है। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग, तो उसका जो भाई है वो फ्लोर पर मतलब झुका हुआ है, और कुछ रूम में टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल। तो उसकी मोटरसाइकिल है, मतलब मोटरसाइकिल है इन लोगों के पास, है ना। तो मोटरसाइकिल के साथ कुछ टिंकरिंग कर रहा है, मतलब जो उसके टूल्स वगैरह लेके कुछ उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है। ओवर सम न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर को उसने कालीन बनाया हुआ है, उसके ऊपर लेट कर रहा है, जिससे कपड़े गंदे ना हो। तो न्यूज़पेपर का कारपेट है। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, यानी उसकी स्कूल लाइफ पूरे हुए 3 साल बीत गए थे, मतलब उसने इंटरमीडिएट कर लिया होगा। एन अप्रेंटिस, और एक वो ट्रेनिंग ले रहा था, मैकेनिक अप्रेंटिस था, और ट्रैवलिंग टू हिज वर्क, और अपने वर्क के लिए वो ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और शहर के दूसरे कोने तक जाता था। यहाँ इसे अप्रेंटिस बताया गया है, तो मतलब स्टिल ही इज़ लर्निंग। अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से स्कूल लाइफ ओवर होने के बाद वो एक प्रैक्टिकल लाइफ जी रहा है, और 4 पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। सोफ इसे भी देख रही है, समझ रही है। लेकिन सोफी अपने भाई को लेकर क्या सोचती है, उसे हमें आगे पढ़ना है। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, यानी वो बड़ा हो गया था, कहने का मतलब ही वॉज एडल्ट हैंड वॉज वर्किंग फॉर द फैमिली एंड सी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ। लेकिन उसे उसके जीवन को लेकर शक था उसके मन में, अबाउट विच शी न्यू नथिंग, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। अबाउट विच नेवर स्पोक, क्योंकि वो कभी इन सब चीज़ों के बारे में, अपने लाइफ के बारे में बात बताता ही नहीं था। तो यहाँ पर जो है सोफ़ी है, उसका इंटरेस्ट उसके भाई को की लाइफ को भी लेकर है, और चूंकि वो जानती नहीं है तो उसे डाउट है। दैट इज़ वाई सस्पेक्टेड एरियाज़ मतलब होता है कि वो क्या करता है, बाहर निकलता है, जाता है बाहर। घर में तो उसे पता है, लेकिन बाहर की दुनिया के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं पता है। तो दैट इज़ सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ दैट ही डज आउटसाइड हिज लाइफ। उसकी लाइफ जी बाहर कैसी है। ही सेड लिटिल एट ऑल, वो बहुत कम बोलता भी तो था। एवर मतलब कभी। वॉलंटरी मतलब होता है अपने आप से, तो अपने आप से वो बहुत कम बोलता था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका करेक्टर स्केच में हम लिखेंगे कि ही वॉज अ रिजर्व्ड काइंड ऑफ फेलो। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम। प्राइज्ड आउट ऑफ हिम का मतलब होता है कि उसके मुंह से शब्दों को निगलवाना पड़ता था। लाइक स्टोन्स आउट ऑफ ग्राउंड, तो जैसे किस प्रकार से जो पत्थर हैं उन्हें ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है, उस प्रकार से उसके मुंह से शब्द उगलवाने पड़ते थे। मतलब वो नॉर्मली अपने आप से कुछ नहीं बोलता था, थोड़ा सा उकसा कर उससे बुलवाया जाता था, चीज़ों को पता लगाया जाता था। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और जो वो ज़्यादा शांत रहता था तो उससे वो जलती भी थी। अब यहाँ पर तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मतलब है।
तो उसके चुप रहने की आदत से उसे जेलसी होती थी। व्हेन ही वाजंट स्पीकिंग इट वाज एज दो ही वाज अवे समवेयर। सी वांटेड टू नो बट वाज नॉट एबल टू नो, जिसकी वजह से अलग थलग महसूस करती थी, तो उससे उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। व्हेन ही वाज नॉट स्पीकिंग, जब वो नहीं बोल रहा होता तो इट वाज एज दो, तो ऐसा लगता था। व्हेन, जब ही वाजंट स्पीकिंग, जब वो नहीं बोल रहा होता था तो एज दो, ऐसा लगता था जैसे ही वॉज अवे समवेयर, जो कहीं किसी दूसरी दुनिया में है, खोया हुआ है। आउट देयर इन द वर्ल्ड, उस दुनिया में, इन दोज प्लेसेस, उन जगहों पे, सी हैड नेवर बीन, जहाँ वो कभी गई नहीं। तो उसका मतलब एक प्रकार से यहाँ पे उसकी दिलचस्पी उसके भाई के जीवन के बारे में है कि कहाँ कहाँ जाता होगा, कैसी वो दुनिया होगी, वो तो कभी वहाँ गए भी नहीं। वही जो मैंने शुरू में बताया था कि अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बच्चों पे जब वो रहते हैं, तो वो बाहर की दुनिया को लेकर तरह तरह ख्याल करते हैं। वेदर देवर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स, चाहे वो जिलों के बाहरी इलाकों की बात हो, शहर के जो आउटस्कर्ट्स एरिया जो, या प्लेसेस बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री, या उससे भी कहीं दूर दराज गांव के इलाकों की हो, हु न्यू, कौन जानता है। दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन, दे का मतलब क्या है यहाँ पे, दे का मतलब होता है कि उसकी वो जो मिस्टीरियस लाइफ है जिसके बारे में वो नहीं जानती है, तो वो ड्रीम करती कहाँ कहाँ जाता होगा, क्या क्या जगह होंगी वहाँ पर, है ना। तो वो जगहें, डिफरेंट प्लेसेस, है ना, गोइंग प्लेसेस इसका नाम भी है लेसन का। अटेंड मतलब होता है कि, वैसे इसका मीनिंग होता है प्राप्त कर लेना, लेकिन यहाँ पे मतलब ये है कि दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन। फैसिनेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पे इंटरेस्ट, अट्रैक्शन, चार्म, क्योंकि उसकी बाहरी लाइफ के बारे में जानती नहीं थी, तो उस वजह से उसकी बाहर की जो दुनिया है जिसके बारे में अपने हिसाब से सोच रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसे आकर्षक लगती हैं, आकर्षित करती हैं, सिर्फ इसलिए, सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू, क्योंकि वो उनके बारे में नहीं जानती थी। एंड रिमेंड आउट ऑफ अ रीच, अब वो सारी चीज़ें उसकी पहुंच के बाहर भी थी। कहने का मतलब ये है कि उसकी जो भाई है, जो जेफ है, तो वो उसकी बाहर की लाइफ के बारे में उसे जानकारी नहीं है, तो वो जगह शहर के बाहरी इलाके की हों या उससे भी दूर गांव के इलाके की, तो वो उसके लिए आकर्षक इसलिए बन जाती थी क्योंकि वो उनसे अनजान थी और उसकी पहुंच से बाहर थी। वो कभी वहाँ जाती नहीं थी और जेफ कभी उसको लेके जाता नहीं था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे जो सोफ़ी के सपने देखने और नई जगहों के प्रति उसकी बेचैनी को दर्शाता है। सी वांट्स टू विजिट दोज प्लेसेस, सी वांट्स टू गो आउटसाइड द वर्ल्ड, सी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच सी हैज़ नॉट विजिटेड और सीन। तब देखिए यहाँ पर वो अपनी बुटीक, फिर फैशन डिज़ाइनर, फिर पता नहीं क्या क्या, अब वो जेफ के जीवन, मतलब जो चीज़ उसे नहीं पता उसके बारे में सोचना शुरू कर देती है। तो गैस, कयास, ड्रीम, एवरीथिंग सी इज़ गोइंग थ्रू। परहैप्स देयर वर आल्सो पीपल, शायद ऐसे लोग भी हों उसकी लाइफ में, एक्सोटिक, जो हमारे लिए, हमारे 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 इलाके के ना हो, हमारी कल्चर के ना हो, हमारी प्रजाति के ना हो, हमारे देश के ना हो, लोकेलिटी के ना हो, तो अजीबोगरीबी लगेंगे। तो कहती है कि शायद उसके ऐसे भी दोस्त होंगे थोड़ा अजीब होंगे, जो नॉर्मल, जिन्हें मतलब अलग ही टाइप के होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, बड़े दिलचस्प होंगे, ऑफ होम नेवर स्पो, जिसके बारे में शायद उसने कभी बातचीत ही ना की। मतलब ऐसा अगर आप सोचना शुरू कर दो तो इसका तो कोई और छोर ही नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। और ऐसा भी हो सकता है, इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स, कि वो बहुत शांत रहता हो, जैसा कि चुप रहता है, और शायद उसने कोई दोस्त ही ना बनाया हो, कोई दोस्त ही ना हो उसके, यानी वो आसानी से नए दोस्त ना बनाता हो। तो मतलब एक्सट्रीम सोच रही हो, मतलब कुछ कुछ भी। एक तरफ वो सोचती है कि उसके ऐसे ऐसे दोस्त होंगे, थोड़ा एक्सोटिक होंगे, है ना, इंटरेस्टिंग होंगे, दूसरी तरफ कह रही हो सकता है कि ना ही हो। शी लॉन्ग्ड, लॉन्ग तो मतलब हो गया कि मतलब अ ग्रेट डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग विश, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप तरस रहे हो। शी लॉन्ग टू नो देम, अब उसके मन में बार बार बेचैनी होती थी, काश उन सबको जान पाती, उसकी लाइफ के बारे में जान पाती, उसके उसके जीवन में जो लोग हैं उनके बारे में जान पाती, तो वो उन सबको जानने के लिए, समझने के लिए एक प्रकार से तरस रही थी। हैड अ ग्रेट डिज़ायर कि काश वो उनसे मिल पाती है, उनको जान पाती। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली, अब वो ये विश करने लगी, काश मैं शामिल हो पाती, डीपली मतलब और गहराई से, इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शंस, अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, प्रेम, और जिसे आपसे अफेक्शन होगा वो केयर तो ज़रूर करेगा, है ना, और आपकी डिज़ायर, आपके विश का ख्याल रखेगा, उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। तो वो ये बता रही है यहाँ पे कि उसका जो ब्रदर था, तो वो उसके जीवन में गहराई से शामिल होना चाहती थी। वो मतलब उसकी इच्छा थी कि शायद उसका भाई उसे इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन, तो इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन का मतलब ही है कि वो उसके जीवन का हिस्सा बनना चाहती थी। यानी उसका भाई कम से कम उसकी विश को समझे, उसे इतना कम से कम प्यार दे, दुलार दे, कम से कम उतना तो लायक समझे कि वो उसे अपने जीवन के बारे में सीक्रेट्स हैं या जो उसकी लाइफ है उसको शेयर कर सके। तो शेयर नहीं करता था, वो चाहती थी कि उसका भाई उससे अपनी जीवन की बातों को शेयर करे, उसकी बाहर की दुनिया की लाइफ के बारे में शेयर करे, बताए। दैट इज़ शी विश दैट कि her brother at least cared for to include her in
द थिंग्स ऑफ अ लाइफ है ऑफ हिज लाइफ। तो एंड दैट सम डे ही माइट टेक हर विद हिम, और फिर अगर ऐसा होगा तो शायद किसी दिन वो उसे अपने साथ लेके जाए। दो हालांकि हर देयर फादर फॉरवेड इट, हालांकि उसके पिताजी ने मना किया हुआ था। एंड जॉफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड, मतलब उसके पिताजी ने कहा था जॉफ इसे कभी बाहर मत लेके जाना। एंड हैड नेवर एक्सप्रेस्ड, जॉफ ने भी कभी इस तरह की बात नहीं की, कोई इस तरह का विचार नहीं व्यक्त किया कि वो उसे बाहर ले जाना चाहता। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, क्योंकि वो ये उसका जवाब भी दे रही कि शायद जॉफ ने कभी इस तरह नहीं कहा होगा कि चलो सोफ़ी तुम्हें मैं लेके चलता हूँ बाहर, है ना। शायद उसे बहुत छोटा समझता था। तो यहाँ पर सोफ़ी अपने भाई से जुड़ने की मतलब गहरी इच्छा व्यक्त करती है, और उसका जीवन रिस्ट्रिक्टेड है, सीमित जीवन से बाहर निकलने की चाहत यहाँ पे आ रही है। और यही वजह है कि एंड शी वॉज इम्पेशेंट, वो थोड़ा अधीर हो जाती थी, उसका पेशेंस खो जाता था, है ना। वो नॉट एबल टू टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स। और तब हम ड्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड, मतलब उसे एहसास था एक प्रकार से, वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट, कि दुनिया तो बहुत विशाल है, आउट देयर वेटिंग फॉर हर, और ये दुनिया उसका इंतजार कर रही है बाहर, जिस दिन वो दुनिया में कदम रखेगी, है ना वो। एंड शी न्यू, और उसे पता था, मतलब वो समझ रही है, जान रही है कि उसे जानकारी है, वो जानती है इंस्टिंक्टिवली, जो नेचुरली आप जिस चीज़ के बारे में जानते हो, करते हो, सोचते हो, बोलते हो, बताते हो, बिहेव करते हो, वो आपका इंस्टिंक्टिवली बिहेवियर होता है। यानी वो उसका मन कह रहा था कि दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी। तो जिस प्रकार से शहर में वो एट होम फील करती है, बाहर की दुनिया में भी वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली एट होम फील करेगी। विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, मतलब इस शहर है जो उसका घर है, तो यहाँ वो बहुत आराम से, बहुत ईजिली रह लेती है। उस दुनिया में भी वो रह लेगी, उस दुनिया में भी वो कंफर्टेबल फील करेगी। ये कहने का मतलब ये है। और ये सारी चीज़ें बहुत ही नेचुरली होंगी, इंस्टिंक्टिवली होंगी, जैसे वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए बनी है, उसके नेचर का हिस्सा है। तो यहाँ पे भी वो आउटसाइड वर्ल्ड में भी एक मुकाम हासिल करना, अपना नाम, फेम, मतलब इसको नेम चाहिए, फेम चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो ड्रीम में सब सोचती है कि ऐसा होगा एक दिन। इट एक्सपेक्टेंटली वेटेड, एक्सपेक्टेंटली मतलब होता है कि बड़ी आशा से, उम्मीद से, अवेटेड हर अराइवल, दुनिया, बाहर की दुनिया उसका बड़ी आशा से इंतजार कर रही है, और जिस दिन मैं दुनिया में कदम रखूंगी उस दिन दुनिया में अपना एक नाम बनाऊंगी। और ये तो आपको भी सोचना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि दुनिया आपका इंतजार कर रही है, भविष्य की पीढ़ी आप हैं, और जाओ, अच्छा जाओ पूरी दुनिया में। जब आप स्कूल से बाहर निकलो 12th पास करके, तो दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करो। तो वो तो हम भी कहेंगे आपसे। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग, अब शी सॉ हरसेल्फ मतलब होता है कि वो ऐसे सपना देख रही है, मन में इमेजिन कर रही है कि वो जॉफ के पीछे बैठी हुई है, और उसने पहने हुए हैं शाइनिंग ब्लैक लेदर, ब्लैक लेदर का उसने पहना हुआ है, क्या पहना हुआ है, मतलब लेदर की जैकेट या कुछ भी उसने पहने हुए हैं। एंड येलो ड्रेस विद ए काइंड ऑफ केक, और उसने जो है एक पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई है, मतलब इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका फेवरेट कलर येलो रहा होगा। विद ए काइंड ऑफ केप, और केप है, केप मतलब जो ऊपर से पहन लेते हैं कपड़े के ऊपर, आप कह सकते हो कि कुछ भी लबादा टाइप का है, दुपट्टा ही टाइप का आपने डाल लिया ऊपर से, दैट फ्ली आउट बेन। और वो मोटरसाइकिल चल रही है तो हवा में पीछे की तरफ उड़ रहा है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अप्लॉज, सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम, दुनिया जब उसका स्वागत करने के लिए आती है, दुनिया उसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है, बस मुझे वहाँ जाने की देरी है। गजब का ड्रीम है, नॉर्मल है, कोई भी इस तरह के ड्रीम करता ही होगा। ही सेट फ्राउनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट, अब यहाँ पे देखिए रियलिटी में लौटा है कि वो बैठा हुआ था। अब जॉफ से वो मिलने जाती है तो वो मोटरसाइकिल ठीक कर रहा होता है ना, तो फिर वहीं हम पहुँचते हैं, फ्लैशबैक ख़त्म हुआ। ही सेट फ्राउनिंग, फ्राउनिंग मतलब होता है कि आँख भौंच सिकोड़े हुए, एट द ऑयली कंपोनेंट, तेल वाली चीज़ें थी आसपास, क्योंकि भाई देखिए वहाँ पे मोटरसाइकिल थी, तो मोटरसाइकिल के आसपास कालीमा छा जाना, है ना, और तेल वगैरह, जो ग्रीस वगैरह और मोबिल वगैरह एक्सेट्रा। ही क्रेडल्ड इन, क्रेडल मतलब होता है कि जैसे क्रेडल मतलब होता है पालना होता है एक प्रकार से, बहुत प्रेम से, बहुत बहुत कोमलता के साथ आप चीज़ों को पकड़ते हो। क्रेडल्ड इन हिज हैंड्स, तो उसके हाथ में बड़ी मासूमियत के साथ क्या चीज़ें थी, एज द इट वर स्मॉल डम्ब एनिमल, उसके हाथ में ऑयली कंपोनेंट थे, और वो उन्हें इस प्रकार से हैंडल किया हुआ था, बड़े मतलब आराम से हैंडल किया हुआ था, बहुत कोमलता से हैंडल किया हुआ था, डम्ब एनिमल, जैसे कोई ना बोलने वाला जानवर हो। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, और वो कोशिश कर रहा हो कि ये बोल पड़े। यानी यहाँ एक प्रकार से देखा जाए तो वो बड़े अच्छे मेटाफर भी तैयार कर रही है। तो जब जो है तेल से बने सने मतलब पार्ट को अपने हाथों से ऐसे पकड़े हुआ था जैसे वो एक बिना बोलने वाला जानवर हो, और उसे बोलने के लिए मना रहा हो। तो यहाँ उसकी कोशिशों को दर्शा रहा है, किस प्रकार से वो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से कोशिश कर रहा था कि मोटरसाइकिल बन जाए और फिर स्टार्ट हो जाए या कुछ भी हो। आई मेट डैनी केसी, सोफी सेट, अब यहाँ से वो करेक्टर आता है डैनी केसी का। रियल में तो ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया पाया तो रियल में आयरलैंड का ऐसा खिलाड़ी
मतलब ये स्टोरी जो है जब लिखी गई थी उसके बाद उसका जन्म हुआ 1997 में। और सच में सोफ़ी नाम की लड़की से उसकी इंगेजमेंट हुई थी। और जबकि कहानी जो है 1982 में पब्लिश हुई थी। तो ये इत्तेफाक है, संयोग आप कह सकते हो, कितना सही कितना गलत मुझे नहीं मालूम। तो कहती है कि मेरी डैनी केसी से मुलाकात हुई। अब यहाँ पे वो अटेंशन खींचने के लिए बात कर रही है ना। और शायद जेफ को भी डैनी केसी पसंद होगा, उसका फ़ैन जेफ भी होगा, तभी उससे इस तरह की बातें कर रही है। और कोई भी सुनेगा इतने बड़े खिलाड़ी से मुलाकात होना तो चौंक जाएगा, अटेंशन देगा ज़रूर। तो यहाँ पे सोफ़ी कैरेक्टर एक ऐसा भी कैरेक्टर है जो ड्रीम में नई नई कहानियाँ जोड़ता चला जाता है, जो बहुत ही अनरियलिस्टिक हो सकती हैं, और फिर उन्हीं ड्रीम में डूब जाना। तो जब उसने ऐसा कहा तो ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली, मतलब तपाक से उसने देखा, कहाँ मिल तुम्हारी मुलाकात हुई? इन द आर्केड। अरे वो आर्केड में हुई, मार्केट में। फनली इनफ, है ना, बड़ी अजीब सी बात। इट इज़ नेवर ट्रू, ये सही नहीं हो सकता। आई डिड टू, मतलब बड़ी मज़ेदार बात है ना। फनली इनफ, ये सच नहीं हो सकता। आई डिड टू, अरे मुझे भी नहीं विश्वास हो रहा था, लेकिन मैंने मुलाकात की। यू टोल्ड डैड, डैड को बताया तुमने? सी शोक हर हेड, उसने अपना सिर हिलाया। चेसेंट एट हिज अनअवेयरनेस। चेसेंट मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मतलब वो थोड़ा सा कंपोज और काम, शांत मुद्रा में, लेकिन साथ ही साथ फीलिंग सॉरी। यानी आप ये यहाँ कह सकते हो कि बेचारा, है ना। एट हिज अनअवेयरनेस मतलब जानकारी में ना होना। दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स। कहने का मतलब ये है कि जब उससे पूछता है कि क्या तुमने डैड को बताया, तो वो सिर हिलाती है कि नहीं नहीं बताया। और साथ ही साथ वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर मन ही मन सोच रही है कि ये मेरा भाई है जिससे मैं सबसे पहले अपने सीक्रेट शेयर करती हूँ, है ना। इसीलिए वो यहाँ पे थोड़ा सा नाराज़ थी, थोड़ा सा जेलसी थी कि उसकी लाइफ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो वही यहाँ कहती है कि मेरा भाई है जिससे सबसे पहले मैं अपने सीक्रेट शेयर करती हूँ। यानी एक बॉन्ड है दोनों के बीच में, इस पर विश्वास करती हूँ, और इसको पता ही नहीं है कि मैं इतना महत्व इसको देती हूँ अपने भाई को। तो दैट इज़ वाई शी वॉज फीलिंग सॉरी, बट शी वॉज कंपोज्ड आल्सो। काम शांत मुद्रा में कहती है नहीं, नहीं बताया। और साथ ये भी कह सकते हो कि वो खुद भी सॉरी फील कर रही है कि मेरा भाई आज तक इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि सबसे पहले मैं सीक्रेट उसे शेयर करती हूँ। उसकी वजह से जो प्यार, अपनापन झलकना चाहिए और गहरा, वो शायद यहाँ मिस कर रही है इस चीज़ को लेके, कि जो इम्पोर्टेंस वो अपने भाई को देती है वो उतनी शायद उसे नहीं दे रहा है यहाँ पे। आई डोंट बिलीव इट, मुझे नहीं विश्वास होता। तो आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन द रॉयस विंडो। तो वो यहाँ पे दरअसल बात क्या है कि आर्केड का जिक्र करके ना वो फनली इनफ कहती है कि बड़ी अजीब सी बात है ना, बड़ी मज़ेदार बात है ना, कि वो इतनी नॉर्मल सी जगह पे मुझे मिलता है, जबकि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो नॉर्मली इस तरह से नहीं घूमते हैं। तो कहती देर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स। अब वो ड्रीम में बना रही है सारी चीज़ें, तो ड्रीम में अब वो नहीं एडजस्ट कर पाई मेरे ख्याल से, या आर्केड में शो करना चाहती होगी, तो उसके ऊपर है। कहानी तो खुद बना रही। देर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन द रॉयसिस विंडो। तो मैं रॉयसेस की विंडो में कुछ कपड़े देख रही थी। अब ये दुकान का नाम हो सकता है, ब्रांड का नाम हो सकता है, कुछ भी। समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी, कोई आया मेरे बगल में खड़ा हो गया। आई लुक्ड अराउंड, मैंने आसपास देखा। हु शुड इट बी, कौन हो सकता है? सिर्फ डैनी केसी ही था। तो जेफ पूछता है ऑल राइट, ठीक है, व्हाट डज ही लुक लाइक, वो दिखता कैसे है? ओह कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, अरे तुम्हें पता है वो कैसे दिखता है। क्लोज टू मतलब नज़दीक से, जो कि तुमने नज़दीक से देखा है, तो बताओ कैसा दिखता है। वेल खैर, ही हैज़ ग्रीन आइज़, उसकी ग्रीन आँखें हैं, जेंटल आइज़ हैं, आँखों में कोमलता है, टेंडरनेस है, हार्श नहीं है, उसमें प्रेम और स्नेह झलकता है, केयर झलकती है, मतलब ये सारी बातें आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू थिंक, वो उतना लंबा भी नहीं जितना तुम लोग सोचते होगे। सी वंडर्ड, अब वो सोच रही थी अपने मन में, इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, क्या उसके दांत के बारे में भी बताए। बट ही डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन वो सोचती कि नहीं नहीं, वो उसके दांत के बारे में नहीं बताएगी। अब यहाँ पे जो उसकी ड्रीम वाली, जो अपनी इमेजिनेशन वाली बातें हैं, उसको वो बैलेंस कर रही है रियलिटी से, क्योंकि उसे ही बताना है उसकी आंखें कैसी हैं और वो लंबा है कि नहीं है, सब उसे ही बताना है। वो सोच कर ही बता रही है, अपनी इमेजिनेशन से बता रही है। तो दांत के बारे में भी जैसे चाहे वो कहानी गढ़ के बता सकती है, लेकिन यहाँ पे एक बैलेंस बना रही है। उसे खुद लग रहा है कि यार ये ज़्यादा हो जाएगा, और शायद वो विश्वास ना करे। द फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइन इन पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप। उसका पिता घर आकर हाथ मुंह धो चुका था। उसका चेहरा और हाथ साबुन की वजह से चमकदार और गुलाबी लग रहे थे, मतलब फेयर कंप्लेक्शन तो था ही। उसने टीवी को चालू किया और डेरेक का जो जूते थे उन्हें उछालता है वो फ्रॉम इस चेयर, अपनी चेयर से सोफ़ा पे फेंक देता है। एंड सेट डाउन विद ए ग्रंट, और एक गुर्राती हुई आवाज़, जैसे पिग निकालते हैं ना गुर्र गुर्र करके, लाइक दिस, वो बैठता है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इमेजिन करनी है कि किस प्रकार से जूता जो है कुर्सी पे पड़ा हुआ है, फिर उसे सोफे पे फेंक देता है, फिर भी मतलब उसे हटाता भी तो तरतीब से नहीं रखता है। तो क्लटरिंग एंड मिसमैनेजमेंट एंड क्योस इन द रूम इन द हाउस,
आप कह सकते हो यहाँ पे। सोफ़ी जो है ड्रीमी है, वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का तरीका निकालती है डे ड्रीमिंग। आपने अर्लियर क्लासेस में अमांडा पोएम को पढ़ा होगा, किस प्रकार से उसकी माँ टोकती रहती है लेकिन वो अपने सपनों में ही खोई रहती है। तो सपने इस प्रकार की डे ड्रीमिंग, दिवा सपने जिसे हम कहते हैं, सोने के बाद नहीं बल्कि हम जागते हुए देखते हैं और उसमें एक कंफर्ट जोन में हम जाने की कोशिश करते हैं, तो एक एस्केप होता है। तो वो सोफ़ी यहाँ पर उससे गुजर रही है। और साथ में हीरो वर्शिप तो है ही है, मतलब जो हम जिसके फ़ैन होते हैं उसके लिए हम कितना कुछ सोचते हैं, उसको लेके सपने देखते हैं, तो वो चीज़ें हैं। सोफ़ी में डैनी कैसी, जॉफ ने कहा, फिर अब बताता है वहाँ पे अपने पिता वगैरह से और भी जो परिवार में लोग बैठे होते हैं। सोफ़ी डैनी से मिली। सोफ़ी रिगल्ड, देखिए रिगल्ड का मतलब ये है कि थोड़ी सी बेचैनी करते हुए कसमसाना, है ना, बॉडी को हिलाना, ट्विस्ट करना। तो सब लोग आस ही पास थे, तो सोफ़ी रिगल्ड वेयर सी वॉज सिटिंग एट द टेबल, तो टेबल पर जो बैठी हुई थी तो थोड़ी सी बेचैन होती है कि ये जॉफ ने क्या छेड़ दिया। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक, तो मोटी सी गर्दन पे अपना सिर उन्होंने घुमाया, क्योंकि उनकी पीठ उठ की तरफ बैठी रही होगी वो सोफ़ी। टू लुक एट हर हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ डिस्डेन। उन्होंने उसके ऊपर जो नज़र डाली उसमें डिस्डेन था। डिस्डेन का मतलब ये हो गया कि थोड़ा उपेक्षा भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा, है ना, कि डिसलाइकिंग, डिसअप्रूवल, केसी से मिलेगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए, मतलब कंटेम्प्ट की नज़र से देखा। इट इज़ ट्रू, जॉफ सेड, जॉफ ने कहा है, सच है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नॉन टॉम फिनी। अब यहाँ पे एक करेक्टर आ गया है टॉम फिनी। तो उसके फादर कहते हैं, मैं भी एक समय ऐसा था जब मैं उस व्यक्ति को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था। तो यहाँ पर हम दो मतलब निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि वो टॉम फिनी से डायरेक्ट नहीं मिला था बल्कि उस व्यक्ति को जानता था जो टॉम फिनी के क्लोज था, टॉम फिनी को जानता था। या हम ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि एक समय था जब मैं टॉम फिनी को जानता था। ये भी कोई फुटबॉल खेलने वाला एक सेलिब्रिटी था। इस फादर सेड रेवरेंटली। रेवरेंटली मतलब होता है कि विद ग्रेट रिस्पेक्ट, जैसे किसी को हम पूजनीय मानते हो ना, उस टाइप से। टू द टेलीविज़न, टेलीविज़न देखते वक्त उसने बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ये बात कही थी। यानी वो यहाँ पे दिखाना चाहता है कि उसे गर्व है कि वो टॉम फिनी जैसे व्यक्ति को जानता था या उससे उसके नज़दीक किसी व्यक्ति को जानता था। तो यहाँ चूँकि फादर जो हैं वो रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो तो ज़रूर ऐसी बात रही होगी तभी वो इस बात को कह रहे हैं और उस पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं। दैट इज़ वाई हेयर रिलेटिव वर्ड इज़ यूज्ड। तो हम जिसके फ़ैन होते हैं, जिसके प्रशंसक होते हैं, तो उससे नज़दीकी हमारी चाहे जैसे बने, हमें अच्छा लगता है ना ये चीज़। बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम, लेकिन बहुत पहले की बात है ये। यू टोल्ड अस, जॉब सेड, जॉब ने कहा, हाँ हाँ आपने बताया था। केसी माइट बी दैट गुड समडे, केसी भी हो सकता है कि किसी दिन उसी तरह बढ़िया खेले। तो यहाँ पे टॉम फिनी से जो है एक कंपैरिजन हो रहा है इसका डैनी केसी का। तो यहाँ कंफर्म हो गया कि टॉम फिनी भी जो है कोई ग्रेट फुटबॉल प्लेयर था। और मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया कि रियल में कोई टॉम फिनी जैसा खिलाड़ी था कि नहीं था। बट यहाँ इतनी चीज़ें क्लियर हैं कि यूरोप में वैसे भी फुटबॉल बहुत प्रसिद्ध है और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रशंसकों का जो कम्युनिटी है वो फुटबॉल को लेकर है। तो फुटबॉल की चर्चा जो है वो उसको लेके, उसके गेम को लेके परिवार में होती रहती थी और वो फुटबॉल उनका शायद फेवरेट गेम भी रहा होगा। तो इसे हमें एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो जब फादर कहता है कि केसी भी हो सकता है किसी दिन उसके जैसे बढ़िया खेलने लगे, तो जेफ कहता है बेटर देन दैट इवन, उससे भी बढ़िया, ही इज़ द बेस्ट, बेस्ट है। इससे पता चलता है कि डैनी केसी को का प्रशंसक बहुत बड़ा जेफ भी था। तो कहता है टॉम फिनी किया तो उसके लिए ही इज़ द बेस्ट। इफ़ अगर ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, तो वो उसके पिताजी चूँकि भाई एजेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने दुनिया देखी है, तो वो ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे एक सलाह देते हुए, एडवाइस देते हुए, सजेस्ट करते हुए कि अगर वो अपना ध्यान ठीक से रखता है, हेड शोल्डर पर ही होना चाहिए, है ना, तो कि वो सेंसिबल हो, ड्रीमर ना हो और हैज़ अ गुड जजमेंट ऑन डिफरेंट इशूज़ एंड थिंग्स। तो अपने आप में रहना, दिमाग को ठीक रखना, होशो हवास में रहना, बहकना नहीं। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, चीज़ों को फिट रखने की कोशिश करना, जो जहाँ है जैसे हैं उस हिसाब से चलना। तो अगर वो अपना ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, सेंसिबल है, इफ़ दे लुक आफ्टर देम प्रॉपरली। यहाँ पे दे का मतलब ये है कि अब जो भी उसके केयर टेकर हैं या लोग हैं जो उसको ट्रेन कर रहे हैं कुछ भी, इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अगर लोग उसका ध्यान रखेंगे ठीक ठाक। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर ए यंगस्टर, क्योंकि जब हम बढ़ रहे होते हैं, यंग हो रहे होते हैं, है ना, जवानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, गुमराह करने वाली चीज़ें, भटकाने वाली चीज़ें आती हैं इन द गेम दीज डेज। तो गेम में मतलब खेलों में आजकल, तो इन लाइनों में जो है वो एक कॉशन वाली बातें कर रहे हैं कि अभी उसे अपना ख्याल रखना पड़ेगा और वो भटकने ना पाए। तो ही विल बी ऑल राइट, अरे वो ठीक रहेगा। ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, वो इस वक्त अपनी बेस्ट टीम, कंट्री की जो मतलब आयरलैंड की कंट्री की बेस्ट टीम में वो खेल रहा है।
ही इज़ वेरी यंग एट। अब यहाँ पे देखिए एक डिबेट चल रही है, उसके पिताजी कहते हैं लेकिन अभी वो बहुत कम उम्र का है, छोटा है, नौजवान है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, अरे मुझसे तो बड़ा ही है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। तो कहता है कि भाई फर्स्ट टीम का मतलब ये हो सकता है कि जो बेस्ट टीम है उसमें वो खेल रहा है और डायरेक्ट आ गया है, कुछ भी हो। तो इस जैसी बेस्ट टीम में खेलने के लिए वो बहुत कम उम्र है उसकी, मतलब उसे छोटी छोटी टीमों से शुरुआत करनी चाहिए, फिर इस टीम में आना चाहिए। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। द सॉर्ट मतलब टाइप, एबिलिटी मतलब होता है उसकी जो सामर्थ्य है, जो कैपेबिलिटी है। तो जिस तरह का खिलाड़ी ये है, जो उसके पास टैलेंट है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आप उस पर कोई भी बहस नहीं कर सकते। मतलब ही डिजर्व्स टू बी द पार्ट ऑफ दिस टीम, यानी आप उसकी काबिलियत को नकार नहीं सकते। ही इज़ गोइंग टू बाई अ शॉप, वो एक दुकान खरीदने वाला है। सोफ़ी सेट, अब सोफ़ी मानने वाली नहीं है। अब वो जब सुन रही है तो उसमें कुछ और अपना ऐड कर देती है कि वो टेबल पे बैठे बैठे कहती है कि दुकान खरीदने वाला है। हर फादर ग्रिमेस्ड, ग्रिमेस्ड का मतलब वही है, एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड डिसअप्रूवल। तो यहाँ पर थोड़ा सा चिढ़ते हुए, खींचते हुए उसके पिताजी उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वेयर डिड यू हियर दैट, तुमने कहाँ सुना इसको। ही टोल्ड मी सो, खुद बताया उन्होंने मुझे। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल, तो अपने मन ही मन में वो कुछ बुदबुदाता है जो सुनाई नहीं देता। एंड ड्रैग्ड मैंने खींचना, हिमसेल्फ अराउंड हिज चेयर, इन हिज चेयर। तो वो अपने आप की चेयर को घुमाता है, उसकी तरफ घूमता है, मतलब चेयर पे बैठे बैठे घूमता है, चेयर को घुमाता हो। दिस अनदर ऑफ योर ओल्ड स्टोरीज, फिर तुम्हारी वही ओल्ड स्टोरीज का ही हिस्सा है ये। ड्रीम देखती हो, उल्टी सीधी बातें करती हो, बिना सिर पैर की कहानियाँ तुम बताती हो। तो कहता है कि ये भी तुम्हारी एक बेकार की कहानी है जो तुम सुनाती रहती हो। सी मेट हिम इन द आखिड। अब देखिए यहाँ पे जॉफ जो है ना, वो थोड़ा सा विलिंग है सोफी पर विश्वास करने के लिए। अरे वो उसे आर्केड में मिली। जॉफ सेड एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड, और सब कुछ बताता है कैसे क्या हुआ, जो सोफी ने उसे बताया था। वन ऑफ दीज डेज, आजकल यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लॉट ऑफ ट्रबल। आजकल तुम्हारी बातें हैं ना, अपनी बातों से तुम बहुत बुरी मुसीबत में फंसने वाली हो किसी दिन। तो कहता है उसको, मतलब सावधान करता है, किसी दिन तुम अपनी बातों से बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। हा फादर सेड एग्रेसिवली, एग्रेसिवली मतलब होता है थोड़ा सा गुस्से में, है ना, आक्रामक लहजे में। तो सोफ़ी कहती है, जॉफ को पता है कि ये सच्ची बात है जो मैं कह रही हूँ, है ना जॉफ, डोंट यू जॉफ, है ना। तो उसके पिताजी कहते हैं, ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू, वो तुम पर विश्वास नहीं करता जबकि वो चाहता है कि वो तुम पर विश्वास करे। तो मोर देन विलिंग, तो ये जॉफ है। ये भी शो करता है बॉन्ड कि किस प्रकार से सोफ़ी और जॉफ के बीच में एक बहुत ही भाई बहन का एक स्ट्रांग बॉन्ड है, और एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं एक बिलीफ और ट्रस्ट की बात बनती है। तो यहाँ पर तो फादर भाई एक्सपीरियंस्ड पर्सन की तरह एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हुए अपनी बातें कह जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेबल लैंप कास्ट एंड एम्बर, कास्ट मतलब वहाँ पे वो फेंक रहा था, रोशनी फेंक रहा था। एम्बर, एम्बर मतलब हो गया कि थोड़ी सी नारंगी पीली रंग की। ग्लो अक्रॉस और बदर्स और बेडरूम, तो बेडरूम पर उसकी रोशनी जा रही थी टेबल लैंप की। वॉल पे भी जा रही, बेडरूम की वॉल पे जा रही थी। और वहाँ वॉल पर एक पोस्टर लगा हुआ था, यूनाइटेड फर्स्ट टीम। तो ये अच्छा अब समझ में आया, फर्स्ट टीम का मतलब ये है कि उसकी टीम का नाम ही है यूनाइटेड फर्स्ट टीम। हालांकि ये जो है स्मॉल लेटर में लिखा गया है, तो यूनाइटेड्स की और भी टीमें होंगी और बेस्ट टीम उनकी फर्स्ट टीम होगी। वी कैन ओनली इमेजिन, क्योंकि मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च किया नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको स्टोरी समझानी थी। स्क्वाड मतलब हो गया उसका दल, जो जो टीम है पूरी। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स, और उसके बाद वहाँ पे कई फोटोग्राफ्स, रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स, बीनीथ मतलब नीचे। यूनाइटेड फर्स्ट टीम का पोस्टर लगा, उसके नीचे कुछ खिलाड़ियों की तस्वीरें ऐसे करके रोज़ में लगी हुई हैं। 3 ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी केसी, उनमें से 3 जो हैं वो केसी की हैं। यहाँ पे से आयरिश प्रोडिजी कहा गया है। प्रोडिजी का मतलब ये उन यंग लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड टैलेंट उनके पास होता है, अनयूजुअल स्किल्स होती है, नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। जैसे हम कहते हैं ना कि होनहार और गॉड गिफ्टेड पर्सन्स के जो लक्षण है वो पालने में ही दिख जाते हैं। तो केसी को यहाँ पर एक प्रोडिजी कहा गया है। आप इसे हिंदी में इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि वो किसी कौतुक से कम नहीं था, है ना। इस तरह से आश्चर्य पैदा होता है इस तरह के टैलेंट को देखकर, और ये मतलब बचपन से ही समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये इसमें है कुछ खास। प्रॉमिस विल टेल नो वन, सोफ़ी कहती है देखो किसी को बताना मत। नथिंग टू टेल इज देयर, कुछ बताने के लिए है भी क्या। ये अब बातचीत शुरू हो रही है उसके भाई बहन में। प्रॉमिस जॉब, देखो जॉब प्रॉमिस करो क्योंकि डैड तो मुझे मार ही डालेंगे। मतलब वो तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और गुस्सा हो जाएंगे, मैं उनसे कुछ कह नहीं सकती। ओनली इफ़ ही थॉट इट वॉज ट्रू, हाँ जब उन्हें लगेगा कि तुम सच बोल रही हो तब। प्लीज़ जॉब, देखो जॉब, क्राइस्ट, हे भगवान, सोफ़ी यू आर स्टिल एट स्कूल। तो जॉब को कुछ शक होता है कि वो उसकी
चक्कर में पढ़ती चली जा रही है। तो कहता है, हे भगवान सोफ़ी, तुम अभी स्कूल में पढ़ रही हो, छोटी हो, केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। और जो केसी है वो एक सेलिब्रिटी बनता चला जा रहा है, उसके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी होगी। नो ही डजंट। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि इस बात पे सोफ़ी और ड्रीमी हो गई होगी, और चूंकि ड्रीम में ही वो अपने आप को और बचाने की कोशिश करेगी कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो जवाब देती, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता कि ऐसा नहीं है। ही जियर्ड, थोड़ा सा उसका मजाक उड़ाते हुए, हंसते हुए। ही टोल्ड मी दैट इज़ हाउ। अरे मुझे खुद बताया कि ये सारे कैसे, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में, दैट इज़ हाउ, कि ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। एज इफ, जैसे कि एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, कि कोई किसी लड़की को इस तरह से बताएगा हैं कि मेरे पीछे ऐसा कुछ नहीं है। यस ही डिड। अरे हाँ बताया। ही इज़ नॉट लाइक दैट, वो उन और लोगों को जैसा नहीं है, उस तरह नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। ही इज़ वो करके यहाँ पे थोड़ा सा वो ऐसे लड़खड़ाती होगी, तभी यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए। वो बहुत शांत है और बहुत ही मतलब भब्बड़ चंचल किस्म का नहीं है वो। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली। अपेरेंटली मतलब ऊपर से जैसे दिखता हो, है ना, जाहिर तौर पे जो चीज़ नज़र आए। तो कहता है, वो तो ना शांत नहीं जितना तुम कह रही हो। मतलब यहाँ पे जॉफ ये समझ रहा है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, है ना, जो टीवीज़ पे आते हैं, मैगजीन्स पे छपते हैं, न्यूज़पेपर्स में छपते हैं, तो उनके साथ ऐसा होगा कि भाई अ लॉट ऑफ फैन फ्रॉम फेमिनिन जेंडर आल्सो। इट वाज नथिंग लाइक दैट जॉफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वाज मी, अरे मैं ही थी जिसने बोला था। यहाँ पे भी एक अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि जब वो केसी से मिली तो उनके बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा वो शक भी कर रहा है। तो वो कहती इट वाज नॉट नथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे कहता है ना कि उतना भी शांत नहीं है। तो कहता है इट वाज मी, अरे मैंने ही शुरुआत की थी, मैंने ही पहले बोला था। व्हेन आई सॉ हु इट वाज, जब मैंने देखा कौन है तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, बट आरंट यू डैनी केसी, आप डैनी केसी तो नहीं है। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, थोड़ा सा सरप्राइज महसूस हुआ। एंड ही सेड, कहा यस दैट इज़ राइट, हाँ बिल्कुल सही है, मैं ही हूँ। तो कहती माफ़ कीजिए अब डैनी नहीं है, तो वो कहता है कि मैं ही हूँ। एंड आई देखिए किस प्रकार से डायलॉग्स बना रही है वो, और कैसे कैसे कहानी गढ़ रही है, उसका भी आनंद ले रही है वो। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम, मैं जानती थी कि वो वही होगा, बिकॉज ही हैड द एक्सेंट। एक्सेंट मतलब उसके बोलने का जो लहजा था, जो टोन थी, तुम्हें पता है ना, तुम तो जानते हो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन। तो टेलीविजन पे जब उसका इंटरव्यू हुआ था और हमने देखा था, तो उसकी टोन, उसके बोलने का लहजा मैं जानती थी, तो मैं पहचान गई कि वो डैनी केसी होगा। तो यहाँ से 2 तरीके से वो कंफर्म कर रही है। एक तो खुद भी वो उसके लहजे से पहचान रही है कि वो रियल में है, और दूसरा वो खुद बताता है। सो आई एक्स्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, तो मैंने कहा ऑटोग्राफ दे दो लिटिल डायरेक्ट के लिए, जो मेरा भाई है। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेन, ना हमारे पास पेपर था, ना हमारे पास पेन था, ना उनके पास, ना मेरे पास। सो दे वर जस्ट टॉक्ड अ बिट, तो उन लोगों ने बस थोड़ी बहुत बातचीत की। ए बिट मतलब थोड़ा बहुत, अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस, क्योंकि जहाँ पे वो खड़े थे तो वो रॉयस की विंडो थी, रॉयस कंपनी के कपड़े रहे होंगे वहाँ पे। तो हमने सिर्फ वो थोड़ी सी बातें की उसके बारे को, कपड़ों को लेकर। ही सी लोनी, वह खेला लग रहा था। अब देखिए यहाँ पे सोफी क्या क्या सोच रही है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, खैर, इट इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड ना, वो आयरलैंड के वेस्ट से आया है ना। अब सॉरी भी फील कर रही है उसके लिए, उसके अंदर प्यार भी जाग रहा है, और साथ ही साथ उसके इमोशंस को भी समझने की कोशिश कर रही है। तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, अगर आप समझो, थोड़ा सा इन्जॉय करो तो लेसन को तो आनंद ही आ जाएगा। एंड देन तभी जस्ट एज ही वॉज गोइंग, अच्छा जस्ट जब वो वहाँ से रवाना होने वाला था, उसने कहा इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम। सोफी कहती है कि जब वो चलने लगा तो उसने कहा कि अगर वो उससे मिलना चाहे तो। आगे क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चन भी भाई आप जो है तैयार करते रहा करो, सबका हमने दिया हुआ है आंसर वगैरह आपको वेबसाइट पे, वहाँ जाकर आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ, तो उसने कहा अगर वो मिलना चाहे मुझसे दोबारा तो अगले हफ्ते मिल सकती है, और तब मैं ऑटोग्राफ दे दूंगा, वो मुझे दे देगा। ऑफ कोर्स, बेशक, बिल्कुल। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बिल्कुल मिलूंगी। क्या बात है भाई। एज इफ यूड एवर सॉप, हाँ जैसे वो दोबारा तुम्हें दिखाई देगा, थोड़ा सा जॉफ ने कहा। यू डू बिलीव मी नाउ, अब तो तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना, डोंट यू, है ना, डोंट यू मतलब है ना, करते हो ना विश्वास। तो वो अप्रूवल चाह रही है जॉफ का कि उसके छोटी छोटी बातों पे वो यकीन करे। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट खींची, विच वॉज शाइनी, चमक रही थी, शेपलेस थी, मतलब फिट नहीं थी, मिसफिट थी, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और मतलब चेयर पे लटकी हुई थी, उसको उठाया, उसने खींचा और अपने बाहों में डाल लिया। सी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन, वैसे मैं कहने वाला था जो यहाँ पे लिखा गया है कि सोफ़ी सोच रही थी कि काश वो अपने थोड़ा सा अपने पेरेंट्स पे ध्यान देता,
और बस जैकेट भी मिसफिट है, पहन ले रहा है, मतलब अपना अपने पेरेंट्स पे, अपने थोड़ा साज श्रृंगार पे ध्यान वो कम देता था। और इससे पता चलता है कि परिवार की तंगियाँ और जिम्मेदारियों का जो भाव होता है वो अपने ख्याल को साइड में रख देता है और मेन प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उसकी तरफ चला जाता है आदमी का ध्यान। तो वो सोचती काश वो अपने लुक पर थोड़ा ध्यान देता। विश टी केयर्ड फॉर मोर अबाउट क्लोथ, थोड़ा अपने कपड़ों का ख्याल रखता है कैसे पहनना है, क्योंकि सोफ़ी तो थोड़ा सा ड्रीमी है, बुटीक खोलना चाहती है, तरह तरह के फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है। तो वो सी हैज़ अ लॉट ऑफ केयर फॉर हर सेल्फ। लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं था। उसके भाई, ही वॉज टॉल, लंबा था, विद स्ट्रॉन्ग डार्क फेस डार्क था, लंबा, हैंडसम, लेकिन हैंडसम था। सी थॉट, वो ऐसा सोच रही थी। तो अपने भाई को एक प्रकार से देखा जाए तो वो एडमायर भी कर रही है, और दैट इज़ अ थिंग्स जो हमें थोड़ा सा बांधती हैं। और एक तरह से सोचा जाए तो वो अपने भाई को एडमायर भी कर रही है, और ये अच्छा लग रहा है देख के। स्टोरी का ये पार्ट अच्छा लग रहा है। इट इज़ द अनलाइकलीस्ट थिंग। तो ये तुम्हें यकीन हुआ कि नहीं हुआ, है ना, हुआ ना। तो उसके जवाब में कहता है कि ये सबसे ज़्यादा अनलाइकलीस्ट थिंग है आई एवर हर्ड, जो मैंने सुना है। मतलब तुम डेट पे जाओगी, उससे मिलोगी, है ना, ऐसा उसने खुद कहा होगा, इस पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग यहाँ पे, है ना, जिससे मैं बिल्कुल भी मान ही नहीं सकता। आगे चलते हैं और देखते हैं कहानी ऐसे कैसे आगे बढ़ती है। ऑन सैटरडे दे मेड द वीकली पिलग्रिमेज। वैसे पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। अब यहाँ पे पिलग्रिमेज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं पूरे इमोशंस, पूरे मन के साथ, तो उनसे संबंधित हम स्थलों को देखने जाते हैं, तो तीर्थ स्थल हमारे हो जाते हैं। तो फुटबॉल फैन जो होते हैं वो फुटबॉल गेम जब देखने जाते हैं स्टेडियम में, तो स्टेडियम जाना किसी पिलग्रिमेज से, तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। ये दिखाता है किस प्रकार से गेम को एडमायर करना, यहाँ पे किस प्रकार से जो इमोशनल अटैचमेंट होता है लोगों का अपने खिलाड़ियों से, अपने खेल से, फुटबॉल से, किस प्रकार से फ़ैन की पूजा करते हैं लोग। किसी रिलीजन से कम नहीं है फुटबॉल का प्रशंसक होना, फुटबॉल के गेम। तो ये यहाँ चीज़ें हैं, एक फ़न और एक ह्यूमर यहाँ दिया गया है। तो वो जाते हैं यूनाइटेड का गेम देखने के लिए। सोफ़ी एंड अ फादर लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। तो गोल के पास जाके लोग बैठ जाते हैं, सोफ़ी और फादर और लिटिल डेरेक। जब जो है हमेशा की तरह से वो अपने मेट्स यानी फ्रेंड्स के साथ जाकर ऊपर थोड़ा सा बैठता है स्टेडियम में। यूनाइटेड जो है 2-0 से जीतता है, मतलब 2 गोल दागता है और अपोजिट टीम कुछ भी नहीं कर पाती। केसी ड्रॉव इन द सेकेंड गोल। केसी ने जो है दूसरा वाला गोल दागा था। अब ब्लेंड मतलब होता है कि अ मिक्सचर ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। अब यहाँ पर तो भाई चीज़ें रियल हैं कि जो प्लेयर है वो आयरिश जीनियस है, जैसे हमने बताया कि भाई प्रोडिजी, और इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई डिसीट नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं, सिंपल क्लासिक गेम खेलने वाला खिलाड़ी। तो उसके चेहरे पर, उसके बिहेवियर में मासूमियत, और आयरलैंड के खिलाड़ी बड़े जीनियस खिलाड़ी होते हैं, दोनों का मेल मिश्रण नज़र आ रहा था। तो आयरिश प्रतिभा और उसकी मासूमियत का यहाँ पे जिक्र है। अनूठा संगम यहाँ पे बताया गया। ब्लेंड मतलब आप समझते हो कि एक संगम देखने को मिला। गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी। तो वो बताते हैं कि जब वो गोल करने जा रहा था तो उसने घूम कर गया, वो मतलब सीधे नहीं गया, और 2 बिग डिफेंडर्स को उसने जो थे पेनाल्टी के जो एरिया होता है, आपने फुटबॉल का गेम देखा होगा तो किस प्रकार से पेनाल्टी का एक एरिया होता है, उसके अंदर प्रवेश करना, तो किनारे पर थे वो। तो वो उन दोनों को छकाते हुए जाता है, गोइंग राउंड, है ना, विद द फादर। और जब वो छका रहा होता है, मतलब जो उनको डोज कर रहा होता है, डिफेंडर्स को पास करता है, काटता हुआ, ड्रिबल करता हुआ, तो उसके पिताजी चिल्ला उठते हैं, पास दो, पास दो दूसरे खिलाड़ी को, जिससे गोल हो जाए। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स। और लगभग डजन यार्ड्स यानी 1 यार्ड में आप 3 फीट मान सकते हो, तो 36-37 फीट की दूरी से गोलकीपर को हिचकिचाते हुए बीट कर, गोलकीपर जो था हेजिटेंट था कि मतलब गोल यहाँ मारेगा कि वहाँ मारेगा, है ना, तो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे हेजिटेंट है वो, गोलकीपर हिचकिचा रहा था कि, और इसी बीच उसने गोल दाग दिया इतनी दूरी से। तो 12 गज की दूरी से उसने गोल दाग दिया। सोफी ग्लोड, उसका चेहरा दमक उठा, चमक उठा गर्व से, है ना, उसकी फ़ैन थी। आफ्टरवर्ड जॉब वॉज एक्सटेटिक। और जॉब का तो कहना ही क्या है, जॉब वॉज एक्सटेटिक, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एन्जॉयमेंट, है ना, इन माइंड हार्ट, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेटिक। तो जॉब तो जैसे झूम उठा और सोफ़ी का चेहरा दमक उठा। आई विश ही वॉज एन इंग्लिशमैन। काश वो एक अंग्रेज होता, मतलब इंग्लैंड का होता। समवन सेट इन द बस। तो बस में जब लौट रहे थे तो वहाँ इस तरह की बातें चल रही थी, मतलब ये लोग उस टीम के थे जो हार गई थी।
आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप। लेटर डायरेक्ट ने कहा आयरलैंड जीतेगा। और ही उसने अपनी माँ से कहा व्हेन सोफ़ी ब्रॉट हिम होम, जब उसे घर लेके सोफ़ी आई। हर फादर वाज, अच्छा सोफ़ी इसलिए घर लेके आई क्योंकि हर फादर वाज गोइंग टू द पब, तो वो भाई जीत का जश्न मनाने के लिए पब पर चले गए थे, जहाँ ड्रिंक वगैरह मिलता होगा, स्नैक्स वगैरह मिलता होगा। आओ फिर उसके आगे क्या होता है, थोड़ा सा सीन चेंज होता है। व्हाट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते जब जेंसी से मुलाकात होती है तो जेंसी कहती है तुम क्या ये सब बातें कर रही हो, मतलब ये तुमने क्या कहा हुआ है, या आप कह सकते हो क्या बात कही है तुमने। अबाउट वॉट, तो वो पूछती है किसके बारे में तुम बात कर रही हो, कौन सी बात में, किस बात की बात कर रही हो। ये जॉफ टोल्ड ऑफ फ्रैंक यू मेट डैनी केसी, तुम्हारे जॉफ ने हमारे फ्रैंक से कहा कि तुम डैनी केसी से मिली। अब यहाँ पे हमारे फ्रैंक का मतलब, अब ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, ये फ्रैंक हो सकता है कि जेंसी का भाई हो, क्योंकि आवर लिखा है, तो हो सकता है कुछ सोफ़ी के परिवार से भी कोई एक रिलेशन बैठता हो। लेकिन यहाँ पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये फ्रैंक जो है वो जेंसी है उसका ही भाई रहा होगा या कोई कजिन रहा होगा। और चूंकि जॉफ ने उससे बात की है तो उसकी उम्र भी जॉफ के आसपास रही होगी। तो कहता है हमारे फ्रैंक से जॉफ ने क्या कहा कि तुम डैनी केसी से मिली हो, है तुमने कहा। तो यही बात है यहाँ पे। दिस वॉजेंट एन इंक्विजन। इंक्विजन मतलब यहाँ पे जांच पड़ताल है ना, जांच क्वेश्चनिंग करना, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन जिसे हम कहते हैं कि दिस वाज नॉट एन इंक्विजिशन, ये कोई ऐसी पूछताछ नहीं थी। जस्ट जेंसी बिंग नोजी, जेंसी बस थोड़ा सा नोजी हो रही थी। ये हमें बताई जा रही हैं चीज़ें, है ना, कि जेंसी जब उससे इस तरह से पूछती है तो ऐसा नहीं था कि वो कुछ अंदर घुस के चीज़ों को जानना चाहती है, बस जेंसी थोड़ा नोजी प्रकृति की थी। नोजी का मतलब ये होता है कि जगह जगह अपनी नाक अड़ाना, स्मेल करने की कोशिश करना, लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ताक झांक करना, दूसरों के निजी मामलों की जानकारी करना, है ना। लेकिन जोफी वॉज स्टार्टल्ड, है ना, स्टार्टल्ड मतलब होता है कि शी वॉज सरप्राइज्ड एंड अलर्ट, थोड़ी भौचक्की रह गई वो, स्टार्टर्ड। ओह दैट, अच्छा वो वाली बात। जेंसी फ्राउन, जेंसी ने थोड़ा सा आंख मुंह सिकोड़ा, मुंह बनाते हुए, सेंसिंग सी वॉज कवरिंग, और ये मतलब समझते हुए कि शायद वो कुछ कवरिंग मतलब होता है कुछ ढक रही है, कुछ छुपा रही है। यस, हाँ वही वाली बात। अब ये जो बात है कौन सी बात है शायद जेंसी भी नहीं ठीक से जानती, बस एक अंदाज़ा लगाती है कि कुछ कहानी तो पक रही है सूफी के मन में। वेल यस आई डिड, हाँ खैर हाँ हाँ मैंने कही वो बात। तो आगे देखते हैं क्या है। यू नेवर डिड, तुमने कभी नहीं, जो मतलब जो तुमने बात कही है तुमने कभी ऐसा नहीं किया। जेंसी एक्सक्लेम्ड, थोड़ा सा इमोशनल होते हुए, भावना में बहते हुए, है ना, नाराज़ होते हुए। इसके अलावा जेंसी को कुछ पता है, और सोफ़ी जो है जो कह रही कि हाँ मैंने ऐसा किया है, और उस पर विश्वास नहीं करी। सोफ़ी ग्लेयर्ड, थोड़ा सा वो गुस्से में नहीं, वो घूर रही थी ग्राउंड की तरफ, ज़मीन की तरफ। हाँ गुस्से में है, थोड़ा सा ग्लेयर है, क्योंकि आगे लिखा ना डैम दैट जॉफ। ये जॉफ भी ना, सत्यानाश हो जॉफ का, या आप डैम वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, यानी इस जेफ का क्या करें, डैम दैट जॉफ, दिस वाज जॉफ थिंग। ये जॉफ की ही बात है यहाँ पे। जॉफ थिंग का मतलब होता है कि सारा काम जो है जॉफ ने ही किया होगा, जॉफ ने ही सारी रायता फैला दिया, एक प्रकार जिसे कहा जाए, लोग यूज़ करते हैं सीरियल में, मैंने सुना है। नॉट अ जेंसी थिंग। तो अब यहाँ पे हम अंदाजा ये लगाएंगे कि जो मैंने जॉब से बात की थी वो सिर्फ जॉब तक सीमित रखने के लिए मैं बात की थी, ये बात जेंसी तक पहुँचाने के लिए मैंने नहीं बताया था उसे। यहाँ पे जो सीक्रेट वो शेयर कर रही है उसकी बात हो रही है, कि उसने जो सीक्रेट्स बताए थे, जो बातें शेयर की थी, को डेट पे जा रही है, उससे मिलना चाहती है। तो ये चीज़ मैंने जॉब से शेयर की थी, तो जॉब को अपने तक रखनी चाहिए थी, ये बात जॉब के लिए थी, जेंसी तक पहुँचाने के लिए तो थी नहीं। तो वो यहाँ पे चीज़ें जो बातचीत हुई थी उसकी तरफ इशारा। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। ये बात तो सिर्फ उन दोनों के बीच की थी, मतलब जो सोफ़ी और जेफ के बीच की। समथिंग सीक्रेट, कुछ ऐसा था जो सीक्रेट था। इट वॉजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। ये जेंसी जैसी लड़कियों के लिए ये बात नहीं थी। अब जेंसी जैसी लड़कियों की बात यह है कि मतलब यहाँ पे हमने देखा था ना, कौन सा वर्ड आया था, हाँ नोजी। तो जेंसी थोड़ा नोजी टाइप की है। अब वैसे तो बात कहाँ पचती है, कहते हैं महिलाओं में, टेल गॉकी जेंसी। गॉकी का मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा बेढंगी, और जिसे कहा जाए कि जेंसी में वो क्लास नहीं था जिसे वो सोफ़ी चाहती थी, और वो बातों को कहीं पे भी फैला सकती थी। थोड़ी बेढंगी, बेढप टाइप की लड़की थी, मतलब शी वुड नॉट केयर फॉर द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ ये सोफ़ी, ऐसा वो सोच रही है। तो उस गॉकी जॉन्सी को बताओगे समथिंग लाइक दैट, इस तरह की चीज़, तो पूरा मोहल्ला जान लेगा। तो ये है मतलब गॉकी, जो चीज़ों को संभाल के नहीं रख सकती, है ना, तरतीब नहीं है वो, मतलब बेढंगी लड़की जिसे आप कह सकते हो। डैम दैट जॉफ, इस जॉफ का क्या करें, भाड़ में जाए जॉफ, डैम दैट जॉफ, सत्यानाश,
डैम दैट जॉफ, उस जॉफ का क्या करें, है ना। वॉज नथिंग सैक्रेड, सैक्रेड माने पवित्र, होली, प्योर, अनडाइल्यूटेड, कोई मिलावट नहीं, जैसा है वैसा का वैसा। तो यहाँ पे वो जॉफ को नाराज़ हो रही है और कहती है कि वॉज नथिंग सैक्रेड, जॉफ के लिए कोई भी चीज़ सैक्रेड नहीं हो सकती, मतलब वो सीक्रेट की पवित्रता को बना के नहीं रख सकता, है ना। अब वो पछता रही है। इट वॉजेंट सीक्रेट मेंट टू बी, मतलब इट इज़ ए सीक्रेट, दरअसल एक सीक्रेट था, मतलब इसे मैं सीक्रेट ही रखना चाहती थी, है ना। मेंट टू बी का मतलब यहाँ पे हो गया कि एक सीक्रेट जो हम और डैम के बीच में था, ये मेरा मतलब था, है ना, मैंने इसलिए उसे बताया था। आई विल कीप अ सीक्रेट, मैं भी सीक्रेट रख सकती हूँ सोफ, यू नो दैट, तुम तो जानती हो ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा फन है, एक तो यहाँ पे उसे वो गौकी कह रही है ना, सोफ सोफ मतलब सोफ को प्यार से सोफ करके बुलाती थी, तो वहाँ पे वो जैंसी को गौकी बता रही है और सोफी बता रही है, और दूसरी तरफ वो कह रही है कि तुम तो जानती हो कि मैं तो सीक्रेट बना के रख सकती हूँ। आई वॉजेंट गोइंग टू टेल एनी वन, मैं किसी को बताने वाली नहीं थी। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो, रो मतलब झगड़ा हो जाएगा, सीधा झगड़ा, मतलब वही पुराना झगड़ा, मतलब होता है कि मेरे पिताजी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं ना। इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, जब उन्हें पता चलेगा तो सीधा मुझसे झगड़ा करेंगे, डांटेंगे, बुरा भला कहेंगे। तो सीधा झगड़ा शुरू हो जाएगा, राइट रो और ओल्ड रो, है ना, कोई नई बात नहीं है। तो कहती है भाई मुझ तक रहेगी बात, ज़रा बताओ। सोफी सफाई देती है कि पिताजी ना जाने तो मैंने जब से कही थी। जैंसी ब्लिंक्ड, जैंसी ने पलक झपकाई। झगड़ा, अरो, आई वुड हैव थॉट, मैं तो ये सोच रही थी कि ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग। यहाँ चफ्ड का मतलब हो गया कि वो तो बहुत खुश होंगे, मतलब ही विल बी वेरी प्लीज्ड, तो मतलब उन्हें तो मज़ा ही आ जाएगा एक प्रकार से इस तरह की बात सुन के। अब जैंसी के दिमाग में क्या बात है पता नहीं, वो क्या सोच रही है। लेकिन आपने इस चीज़ को एहसास किया कि जैंसी कह रही है कि तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, यानी वो जाके बता ही देती। कोई बात पेट में नहीं पड़ती। सी रियलाइज देन दैट जैंसी डिडेंट नो अबाउट द डेट बिट, तो तभी उसे एहसास हुआ बातचीत में कि शायद जैंसी जो है डेट वाली बात नहीं जानती, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना कि सेलिब्रिटी के साथ डेट करना। जॉफी हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, जॉफ ने नहीं बताया था। सी ब्रीदेड मोर इजली, अब थोड़ी सी उसने जो है आराम की सांस ली। सो जॉफ हैडंट लेट हर डाउन, देखिए लेट डाउन का मतलब होता है नीचा दिखाना, शर्मशार कर देना, शर्मिंदा कर देना, निराश करना। तो इसका मतलब निराश ने उसे लेट डाउन नहीं किया था, आफ्टर ऑल, आखिरकार, यानी उसने सीक्रेट को बना कर रखा, ही बिलीव्ड इन हर, आखिरकार वो उस पर विश्वास करती थी, है ना। आफ्टर ऑल, देखिए आफ्टर ऑल आफ्टर ऑल आफ्टर ऑल, इसका मतलब आखिरकार, है ना। तो आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेट, कुछ चीज़ें तो निश्चित में सेक्रेट रहनी चाहिए। सेक्रेट मतलब होता है कि सीक्रेट की पवित्रता को बरकरार रखना, सीक्रेसी को, प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना। वो यहाँ सेक्रेटनेस यहाँ पे है। तो कहती है आखिरकार मेरे भाई ने, जफ ने, जो सीक्रेसी की जो सैंक्टिटी होती है, जो उसकी पवित्रता होती है, उसको बना के रखना। ही डिड नॉट शेयर द सीक्रेट अबाउट द डेट मीटिंग। तो ये भाई पे उसका विश्वास फिर से रिगेन हो जाता है। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, अरे तो बस छोटी सी बात थी। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने ऑटोग्राफ मांगा, बट ही हैड नॉट एनी पेपर और अ पेन, कोई पेपर नहीं था उसके, हमारे पास ना पेन था। सो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इट वाज नो गुड, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मिलने का, ऑटोग्राफ नहीं ले पाया। हाउ मच हैड जॉफ सेड, अब वो मन में सोच रही है कि जॉफ ने कितनी बात बताई होगी, उसी अंदाजे से वो यहाँ पे बता रही है कि शायद इतना ही बताया होगा, तो इतना मैं एजेंसी से बता देती हूँ, और आगे कुछ होगा तो खुद ही पता चलेगा। जीसस, हे भगवान, आई विश्ड आई हैड बीन देयर, काश मैं वहाँ होती। जैंसी इस तरह से, ऑफ कोर्स, बेशक, बिल्कुल, माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, मेरे पिताजी भी इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हुआ। यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज़, तुम तो जानती हो व्हाट अ मिजरी। यहाँ पे मिजरी वर्ड का यूज हुआ है। वैसे आप मिजरी जानते ही हैं, लाचार, बेचार, है ना, असहाय, गरीब, दरिद्र, जहाँ पे कोई चीज़ लैकिंग होती है वहाँ मिजरी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कितने चिड़चिड़े और कितने खीज और मुझसे चिढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो, मतलब उनको, जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल है, वो यहाँ पे मिजरी है कि तुम तो जानती हो कि किस प्रकार का वो आदमी है, हमेशा मुझसे नाखुश ही रहते हैं। यानी अगर काम चलाओ भाषा में कहें, तुम तो जानती हो क्या चीज़ है वो। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज़, थोड़ा सा माफ़ करना, ऐसे वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे अपने हिसाब से अपने पेरेंट्स को जज करते हैं, बट दे लव देम लॉट। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज़ अक्यूज ऑफ पीपल अराउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्या मतलब है यहाँ पे, कि लेकिन मेरी आखिरी ज़रूरत तो ये है कि लंबी लंबी कतारें लगी हों मेरे घर के बाहर। व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस, अबाउट डैनी केसी, डैनी केसी के बारे में सारी क्या बातचीत हो रही है, क्या चर्चा फैल रही है, ये क्या मामला है, इस तरह के लोग बातें करें।
ही वुड मर्डर मी, मेरा तो मर्डर ही कर देंगे वो। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज़ अ रो, और जब कोई झगड़ा होता है तो मेरी माँ कैसा महसूस करती है तुम तो जानती हो। तो एक जगह वो फादर को मिजरी बता रही हैं और मम को लेके बहुत ही इमोशनल है वो, कि मेरी माँ क्या सोचती है। माँ के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है, बट माँ चीज़ों को समझ रही है, वो जान रही है, वो अपनी बेटी की इमोशंस को भी जान रही है, उसको भी हर्ट नहीं करना चाहती। जितना रफली उसके पिताजी उसे डांट देते हैं, उसकी माँ उसे नहीं कहती है। शायद इस तरह की बातें यहाँ पर हैं। लेकिन तुम तो जानते हो कि मेरी माँ को कितना ख़राब लगता है। तो घर की महिलाओं को कभी भी अच्छा नहीं लगता घर के लोग आपस में झगड़ा करें। हाँ, झगड़ा कराने वाली महिला हो तो बात दूसरी है। तो यहाँ वो ये कहना चाहती है कि बट द लास्ट थिंग मतलब होता है कि बस यही हो जाए, है ना। तो जैंसी से कहती है कि जैंसी, बस यही तुम यही चाहती हो ना कि बस यही हो जाए कि घर के बाहर इस तरह से लोग 4 लोग पूछना शुरू कर देंगे डैनी कैसी वाला क्या मामला है। मतलब तुम मोहल्ले में फैला दोगी, फिर 10 लोग इकट्ठा होंगे, फिर पूछेंगे, फिर झगड़ा होगा, है ना। और ये मेरे पिताजी मिजरी ही हैं। तो वो जैंसी पर अटैक कर रही है इस तरह से कह के। तो जैंसी कहती है चुपचाप रहने का, यू कैन ट्रस्ट में, तुम मुझ पे विश्वास कर सकती हो सोफ, यू नो दैट, तुम तो जानती हो कि मैं सीक्रेट कितना बना के रखती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा फन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से जो सीन स्टार्ट होता है उसे हम अगले पार्ट में स्टडी करेंगे, देखेंगे कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, और उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओके, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।